नमस्कार दर्शकों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली के चौथे भाव में केतु होने पर जीवन में कैसा असर दिखता है। केतु एक ऐसा छाया ग्रह है जो जीवन के निर्णायक मोड़ पर किसी न किसी तरीके से मन और भावनाओं में दखल देने लगता है। सीधे ये बाहरी रूप से इसका असर नहीं दिखता। समय के साथ जीवन के अलग अलग पक्षों में इसका असर धीरे धीरे सामने आने लगता है। जन्म कुंडली में चौथे भाव संबंधित है व्यक्ति के घर परिवार के प्रति निष्ठा से, माँ के साथ आत्मीयता से, मन का संतुलन, प्रारंभिक शिक्षा, मानसिक शांति, सवारी साधन और जीवन के अंतर की स्थिरता से। चौथे भाव का स्वामी चंद्र है और केतु चंद्र के बीच स्वाभाविक मित्रता नहीं मानी जा सकती। साथ हो तो चंद्र ग्रहण की स्थिति से जुड़ा होता है। तो इस भाव में केतु होने पर कुंडली में चंद्र की स्थिति देखी जानी चाहिए। कुंडली में केतु चौथे भाव में आमतौर पर माँ के साथ का संबंध में दूरी, घर में अशांति और अंदर से असहजता पैदा करने की संकेत देता है। व्यक्ति घर में होते हुए भी मन से घर में ना होना, घर में प्यार का महसूस ना आना, साथ ही मूड स्विंग और पक्का निर्णय ना ले पाना और छोटी छोटी बातों में भी अंदर से एक तरह का असुविधा महसूस हो सकता है। ये सब केतु चंद्र जन्य संबंध का कारण यानी मन की अस्थिरता होने का संकेत है। अब यदि केतु यहाँ शुभ बैठा हो तो यह व्यक्ति को पिता या गुरु वर्ग के लिए भाग्यशाली बना सकता है। ऐसे केतु वाले व्यक्ति के जीवन में पुत्र का जन्म तभी होता है जब किसी गुरु जैसे व्यक्ति से आशीर्वाद प्राप्त हो, जातक को ऐसा माना जाता है। और जो पुत्र जन्म लेता है उसकी सोच और जिम्मेदारी में परिपक्वता भी रहने का संभावना होता है। व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि घर मेरे ही नियंत्रण में चलना चाहिए, बल्कि उसके अंदर ये बोध होता है कि भगवान जैसे चाहेंगे मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ूंगा। ये सोच सिर्फ धार्मिक दिखावा नहीं होती, ये कर्म में लगातार लगे रहने और आस्था को अपने व्यवहार के साथ जोड़ने वाली सोच होती है। यदि इस सोच के साथ बुद्धि का प्रयोग और कर्म में स्पष्टता भी जुड़ जाए तो व्यक्ति जीवन में धन, प्रतिष्ठा और संतान, इन तीनों चीजों में संतुलन ला सकता है। चौथे भाव के केतु तब तक अशुभ नहीं होता जब तक अनावश्यक इसे छेड़ी न जाए। चौथे भाव में केतु या राहु फॉर दैट मैटर हमेशा समस्या नहीं देती, लेकिन जब उन्हें अनावश्यक छेड़ा जाए या उनमें हस्तक्षेप किया जाए तब उसका प्रभाव बढ़ने लगता है, दिखने लगता है और वह असर केतु का देना शुरू कर सकता है। मान लो कोई जगह धूल से भरी हो और उसे हवा दी जाए तो पूरा वातावरण ही धूलमय हो जाता है। वैसे ही चौथे भाव के अशुभ केतु को समझे बिना, उसकी कमजोरी समझे बिना, अगर इसके स्वभाव के विरुद्ध हम काम करें तभी केतु चौथे घर में नुकसान देना शुरू करता है। इसलिए केतु को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पिछले वीडियो केतु के बारे अगर आपने देखा है तो ये बात और स्पष्ट होती जाएगी आपको। तो जन्म कुंडली के चौथे भाव में केतु अशुभ हो तो इसका असर बाहरी जीवन से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक जीवन में दिखता है। ये असर अदृश्य रूप से समय के साथ साथ सामने आते रहते हैं। लाल किताब में स्थिति को एक कुत्ता जिसकी आवाज बच्चों को डरा देती है और समुंदर में आंधी ला देता है, ऐसा कहा गया है। अर्थ यह है कि बाहर से ये स्थिति खतरनाक ना दिखे, लेकिन जब इसका असर शुरू होता है तो प्रभाव असहज, भावनात्मक रूप से असंतुलित और नियंत्रण से बाहर भी जा सकता है, जिसे मन को अस्थिर कर देना, घर के अंदर छोटी छोटी बातों में तनाव, घर के प्रति आत्मिक संबंध धीरे धीरे कम होना, मन से दूरी और अंदरूनी असहजता और अधिकतर समय मन घर के बाहर भटकना, ये सब संकेत है कि केतु चौथे भाव में अपना असर धीरे धीरे दिखाना शुरू कर चुका है। तो चौथे भाव में केतु अशुभ अवस्था में हो तो ऐसा जातक जीवन भर माँ का प्यार पूरी तरह ना मिलना जैसा महसूस कर सकता है और माँ के साथ संबंध को अंदर से दूर रखने लगता है। माँ का स्वास्थ्य में कमजोरी भी दिख सकती है, मानसिक पीड़ा या तनाव और दीर्घकालीन रोग की संभावना भी रह सकती है। तो माँ के जीवन में आर्थिक या पारिवारिक स्थिति या स्थिर नहीं रहना ये भी देखा जा सकता है। उतार चढ़ाव बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में अपना घर
घर जैसा ना लगना और एक जगह टिक कर रहने का मन ना होना, ऐसा संकेत भी देखा जा सकता है। घर में शांति और अपनापन ना मिलना जैसा महसूस होता है। अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में रहना ज्यादा पसंद कंपैरेटिवली, कभी मान लो रिश्तेदारों के यहाँ, कभी दोस्तों के यहाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि परदेश में रहना। तो चौथे भाव में अशुभ केतु के कारण जातक के जीवन में शिक्षा, भूमि यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड और मानसिक अस्थिरता, इन तीनों क्षेत्रों में रुकावट दिख सकता है। शिक्षा के संदर्भ में पढ़ाई में ब्रेक, ध्यान केंद्रित ना होना और स्थिरता ना होने के कारण लक्ष्य बार बार बदलते रहना, ये चीजें भी देखी जा सकती है यदि केतु मैलेफिक हो। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, मानसिक स्थिरता और भूमि संपत्ति के क्षेत्र में भी समस्या दिख सकती है। कोई महत्वपूर्ण योजना भी बनने के बाद लंबी अवधि तक टिक नहीं पाता। व्यक्ति मानसिक थकान महसूस कर सकता है, आत्मबल भी कमजोर रहना, ये भी देखा जा सकता है। तो भूमि और संपत्ति चौथे घर से रिलेटेड है, तो चुनौतियों की बात करें तो विवाद होने की संभावना भी रह सकती है। स्वामित्व स्पष्ट ना हो, ये कोई झूठा आरोप लगाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है प्रॉपर्टी रिलेटेड। ये सब परिस्थितियां केतु के चौथे भाव में अशुभ होने का संकेत है। व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य में या मां के स्वास्थ्य में जटिलता भी देखा जा सकता है, जैसे शल्य क्रिया की अवस्था, शारीरिक कमजोरी या मस्तिष्क, पेट और कलेजा संबंधी समस्या दिख सकती है। तो परिवार के अंदर मधुमेह होने की संभावना भी रहती है, विशेष रूप से माता पक्ष में। अगर केतु अशुभ अवस्था में हो तो संतान के विषय में, खासकर पुत्र से संबंधित देरी भी देखी जा सकती है। अक्सर ऐसे कुंडली वाले व्यक्तियों में पुत्र का जन्म जो है 36 साल के बाद होने का संभावना होती है। लेकिन यह भी तब संभव होता है जब कुंडली में बृहस्पति अगर शुभ स्थिति में बैठा हो। लेकिन अगर पुत्र जन्म ले लेता भी है तो वह दीर्घायु होता है, वह उत्तरदायी और जिम्मेदार होता है और संपन्न जीवन जीने की संभावना लेकर आता है। यहाँ केतु जीवन में चीजों को धीमा करने वाला दिखाई देता है, लेकिन उस देरी के बाद यानी बाद में वो सारी चीजें जो है मूल्यवान हो जाती है। इसलिए ऐसे अवस्था का मूल मंत्र ही है धैर्य। क्योंकि काल पुरुष कुंडली से यदि देखा जाए तो चौथे भाव में गुरु एक सिग्निफिकेटर के हिसाब से देखा जा सकता है। तो चौथे भाव में केतु अशुभता में रहे तो जातक के स्वभाव में अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। बोलते वक्त झुंझलाकर बोलना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे, ये भी देखा जा सकता है। ऐसी आदतों के कारण परिवार में जो है वो संतान के साथ, जीवन साथी के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों में जो है वो दूरी आने की संभावना भी देखी जा सकती है। कई बार उनके अपने ही लोग जातक के बारे में ये सोच बनाने लग सकते हैं कि ये बात को समझता ही नहीं या फिर इसका स्वभाव ही कठोर है, क्योंकि केतु एक क्रूर ग्रह भी है और तामसिक नेचर का भी रहता है। इसकी वजह से अगर अशुभ हो तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। तो जातक की तरफ से जो है गलत इरादा ना भी हो, फिर भी उसका जो व्यवहार है, बोली या हाव भाव ऐसा दिखा सकता है कि लोग उसे कठोर या घुलने मिलने में यहाँ रुचि ना रखने वाला समझ भी सकते हैं। एक और बात, यदि जातक की कुंडली में चंद्र और मंगल दोनों अशुभ हो कुंडली में तो यह स्थिति और भी नकारात्मक हो सकता है। ऐसा योग माँ के स्वास्थ्य में जो है वो समस्या ला सकता है। साथ ही संतान के जन्म में देरी, पालन पोषण में कठिनाई या भविष्य में भी अड़चन आने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार का योग होने पर सिर्फ भावनात्मक स्थिरता ही नहीं बल्कि संतान के प्रति जो है कर्तव्य भावना, मानसिक संतुलन और परिवार के प्रति अपनापन अंदर के जीवन में इन तीनों स्तरों पर चुनौती ला सकता है। साफ शब्दों में समझे, यदि कुंडली के चौथे भाव में केतु अगर अशुभ होकर बैठा है तो जीवन में स्थिरता देने वाले आधार जैसे घर की शांति हो गई, माँ का प्यार हो गया, मन का संतुलित ना रहना और संतान पक्ष से चुनौतियां आ सकती है। ये असर एक ही बार में नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग तरीके से सामने आते हैं और उसी के हिसाब से समस्या का समाधान खोजना और उस पर काम करना बड़ा जरूरी हो जाता है। समय पर समझ लिया जाए तो केतु के प्रभाव को संतुलन में रखा जा सकता है।
इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने अंदर का जो धैर्यता है उसको मजबूत बनाना और ग्रह के स्वभाव के अनुसार जीवन शैली को अपनाना, उसे अलाइन करना। इससे अशांत मन में स्थिरता आती रहती है और संबंधों में फिर से सामंजस्य स्थापित होने लगता है। टूटने लगे संबंध भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं, इसलिए अपने अंदर की जो शुद्धता है उसे जगाना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि चौथे भाव में केतु अशुभ के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ सरल और दैनिक जीवन में आसानी से अपनाए जाने वाले जो उपाय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मन में हलचल महसूस हो तो शरीर पर चांदी का गहना धारण करें। आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने जेब में भी रख सकते हैं, क्योंकि चांदी एक शीतल प्रभाव देने वाली धातु है जिससे शांति और संतुलन लाने में सहायता करता है। और बृहस्पति से संबंधित वस्तु जैसे हल्दी, पीला चना या चने की दाल बहते हुए पानी में आप प्रभावित भी कर सकते हैं। ये कार्य 4 दिन 400 ग्राम का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त माना गया है। कुल पुरोहित को सूर्य से संबंधित वस्तु जैसे लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन या गुड़ दान करें। बृहस्पति रिलेटेड भी अच्छा रहेगा और उनसे आशीर्वाद भी लें। इस तरह उनको यानी कि पीले कपड़े में लपेटकर सोना, चना या अन्य पीली सामग्री जो जुपिटर का वस्तु है, सम्मान के साथ आप दान कर सकते हैं। पुजारी या गुरुवर का आशीर्वाद लेना केतु के असर को कम करने के लिए प्रभावकारी माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो केतु का अति मित्र है। और यदि संतान से संबंधित समस्या हो या संतान को लेकर चिंता बनी रहे तो घर में कुत्ता पालने को कहा जाता है। विशेष रूप से धारीदार कुत्ता या फिर धारीदार कुत्ते को खाना खिलाना भी अच्छा उपाय माना जाता है, क्योंकि केतु का कारक प्राणी कुत्ता भी है। इसकी वजह से कुत्ते की सेवा अच्छी मानी जाएगी केतु को अच्छा करने के लिए। और गणेश चतुर्थी के दिन उपवास रहना भी अच्छा माना जाएगा। गणेश जी बुद्धि और स्थिरता के कारक देवता हैं। उनका व्रत और भक्ति केतु शांति में विशेष सहयोग पहुंचाती है। इसके साथ साथ पानी में तिल हो, पीला नींबू हो और केला भी प्रभावित करने से अच्छा माना जाएगा। और ये सारी जो सरल उपाय जो आप कर सकते हैं, आप अपने कुंडली के अनुसार उपाय करना और भी ज़्यादा उपयुक्त रहता है और भी बेहतर रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें तो अच्छा रहेगा। कुंडली के हिसाब से रेमेडीज़ किया जाना चाहिए। अब मुख्य बात हमें समझना क्या है कि केतु कोई दंड देने वाला ग्रह नहीं है। कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता, उसका स्वभाव ही समझना हमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर उसके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाए तो उसकी उपस्थिति समस्या नहीं बनती, बल्कि रास्ते को जो है वो आसान कर देता है, वो बैलेंस कर देता है। तो इन उपायों का मुख्य उद्देश्य ग्रह की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की है। केतु को जो है खुश करने के लिए डर नहीं, समझदारी और सम्मान पूर्वक निष्ठावान होकर उसे समझना और सेवा भाव से उपाय करना ही इम्पोर्टेंट है। और फिर वहीं से समाधान भी आने लग जाता है। घर हो, माँ हो, मन हो और संतान जैसे संवेदनशील पक्षों में केतु के सूक्ष्म प्रभाव का समय में ही यानी उसका असर जानकर सावधानी के साथ उपायों को अपनाना चाहिए। इससे जीवन को है वो बहुत ज़्यादा सरल और स्थिर बन जाता है। तो दर्शकों, केतु को किसी की अनुमति नहीं चाहिए होता। वह घर का दरवाज़ा खटखट किए बिना ही अंदर प्रवेश कर सकता है और सीधा आपके भावनाओं पर ही भारी पड़ सकता है, उस पर नकारात्मक असर भी कर सकता है। अगर उसे छेड़ दिया जाए तो मन के अंदर की आंधी तेज हो सकती है और शांत घर को भी अनावश्यक रूप से अशांत बना सकता है। व्यक्ति जो है अपने ही घर में भटका हुआ महसूस कर सकता है। मन के अंदर का समुंदर उबाल मारने लगता है और पता भी नहीं चलता। जब माँ और घर का प्यार, मन की शांति, संतान के प्रति भरोसा और ऐसे अन्य संवेदनशील पक्षों में असुविधा महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि आपका केतु आपको सही दिशा दिखाने आ चुका है। और ये भी समझ लीजिए कि अब समय आ गया है कि आप सादगी भरी जीवन शैली अपनाएं।
क्योंकि माँ, घर, संतान और मन ये सब जीवन के सबसे संवेदनशील स्तंभ है। लेकिन साथ साथ हमें ये याद रखनी चाहिए कि केतु सजा देने नहीं आता एक्चुअली। केतु जो है वो सजग बनाने के लिए, हमें पाठ पढ़ाने के लिए आता है। इसलिए मन में शिकायत ना रखें, बल्कि धन्यवाद करें कि उसने आपको अपने अंतर्मन को पहचानने का एक मौका दिया है। अब निर्णय आपके ही हाथों में है। डरना है या संभलना है, आपके अंदर स्वीकार करने की शक्ति तो है। उस शक्ति को जगाइए। तो दर्शकों, आज की इस जानकारी से हमने केतु चौथे भाव के संकेत को समझा है, जाना है और उसके उपाय को भी हमने बात की। और साथ साथ व्यक्ति अपने आप को कैसे सचेत रखकर संतुलित जीवन की तरफ आगे बढ़ा सकता है। हमारे अगले वीडियो में हम केतु पांचवें भाव के बारे में, उनसे जुड़े असरों पर विस्तार से बात करेंगे। इसलिए ऐसे विषयों को क्रम से अगर समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें हमारे आने वाले वीडियो से। आज के लिए इतना ही, तो आज्ञा दीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार।